दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। किसी भी लोकतंत्र के सुचारू कार्य संचालन के लिए आवश्यक है कि उसकी सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर निर्णय लेकर आगे बढ़ें। कोई भी संस्था निरंकुश रूप में काम न करे। इसके लिए लोकतंत्र में विभिन्न संवैधानिक और संसदीय उपक्रम अपनाए जाते हैं, अंकुश और संतुलन के सिद्धांत के आधार पर। भारत में भी विधायिका के कार्यपालिका पर अंकुश के लिए, नियंत्रण के लिए विभिन्न संवैधानिक और संसदीय उपक्रम अपनाए गए हैं और इन्हीं उपक्रमों में से एक उपक्रम है संसद में विभिन्न सांसदों द्वारा कार्यपालिका के विभिन्न सदस्यों से प्रश्न पूछना। लेकिन यदि इन प्रश्नों के पूछने में कोई बाहरी तत्व शामिल हो जाए तो ये पूरी प्रक्रिया अनैतिक हो जाती है। हाल ही में कुछ संदर्भ ऐसे आए हैं जब इन प्रश्नों को पूछने में किसी बाहरी तत्व की भूमिका को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और इसीलिए इन फोकस में आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि लोकसभा में प्रश्न पूछने की क्या प्रक्रिया होती है। प्रश्न पूछने के को स्वीकार करने की, किसी प्रश्न को जब पूछा जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उन प्रश्नों को स्वीकार करने की शर्तें क्या होती हैं और किसी भी लोकतंत्र में सामान्य तौर से भारत में प्रश्न पूछने का महत्व क्या है। इन फोकस में इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे टॉपिक का क्या नाम होगा, क्या है लोकसभा में सवाल पूछने की प्रक्रिया। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के विभिन्न पक्ष होंगे। सबसे पहले हम खबर जानेंगे और चर्चा में क्यों है ये जानेंगे। इसके बाद लोकसभा में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया क्या है, इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। फिर बात होगी प्रश्न स्वीकार करने की शर्तें, यानी लोकसभा अध्यक्ष किन शर्तों पर किसी प्रश्न को स्वीकार करते हैं। फिर हम इन सभी प्रश्नों को देखेंगे कि इन्हें कितने प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, थोड़ी डिटेल उनकी जानेंगे। फिर बात होगी कि इन सभी प्रश्नों को किसी भी लोकतंत्र में सामान्य तौर से और भारतीय लोकतंत्र में प्रश्न पूछने का महत्व क्या है। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो सबसे पहले खबर देखते हैं कि खबर कहां से ली गई है। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से है और खबर है महुआ मोइत्रा एंड कैश फॉर क्वेरी रोक, हाउ एमपीज आस्क क्वेश्चंस इन लोकसभा। हाल ही में एक संदर्भ आया है जिस संदर्भ में ये बात सामने निकल के आई है कि हीरानंदानी समूह के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दर्शन हीरानंदानी द्वारा पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी को एक हलफनामा प्रस्तुत किया गया है और इस हलफनामे में कथित तौर पर सांसद महुआ मोइत्रा पर यह आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने अपना सांसद आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को उपलब्ध करवाए ताकि वो संसद में प्रश्नकाल के दौरान उनकी तरफ से जो प्रश्न पूछना चाहे सीधे पोस्ट कर सके। यह आरोप उन पर लगाया गया है। इन आरोपों के राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करना हमारा इस प्रोग्राम का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जब संसद में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न को पूछने की प्रक्रिया क्या है, उस प्रश्न का महत्व क्या है, यही यूपीएससी की परीक्षा में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्योंकि ये पूरा संदर्भ आया है इसलिए आज हमने ये टॉपिक चुना है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि लोकसभा में किसी प्रश्न को पूछने की वास्तव में प्रक्रिया क्या होती है। ये प्रक्रिया कुछ नियमों द्वारा शासित होती है। वे नियम क्या है? नियम है लोकसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, नियम संख्या 32 से 54 और लोकसभा अध्यक्ष निर्देश, निर्देश संख्या 10 से 18। इनके द्वारा लोकसभा में कोई प्रश्न पूछने की प्रक्रिया शासित होती है। सबसे पहले किसी भी सांसद को अगर प्रभारी मंत्री से प्रश्न पूछना होता है तो उसके लिए एक नोटिस देना पड़ता है। ये नोटिस किसको देना पड़ता है? लोकसभा महासचिव को ये नोटिस देना पड़ता है और इसमें अपना प्रश्न पूछने का जो इंटेंट है, जो इरादा है, वो जाहिर करना पड़ता है। इस प्रश्न में कई चीजें निश्चित तौर पर शामिल करनी पड़ती हैं, जैसे टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन शामिल करना पड़ता है, जो प्रश्न का जो पार्ट है वो वस्तुतः प्रश्न क्या है ये शामिल करना पड़ता है। दूसरा, आधिकारिक पदनाम, जिस भी प्रभारी मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है उसका आधिकारिक पदनाम क्या है वो शामिल करना पड़ता है। किस तारीख को उत्तर अपेक्षित है, वांछित है, वो तारीख शामिल करनी पड़ती है इसके अंतर्गत। विशेष रूप से ये तीन चीजें प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत शामिल करनी पड़ जाती है किसी भी मंत्रालय, किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछने के लिए। अगर हम बात करें कि सामान्य रूप से जब प्रश्न पूछा जाता है तो एक दिन में
कुल कितने प्रकार के प्रश्न, कुल एक सांसद कितने प्रश्न पूछ सकता है? तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि कुल 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी भी सांसद द्वारा। सांसद द्वारा जब 5 प्रश्नों की बात होती है तो इसमें लौकिक, मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं, यानी दोनों प्रकार के प्रश्नों को मिलाकर कुल 5 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। अगर कोई भी सांसद 5 से अधिक प्रश्न पूछता है तो उसी संसद सत्र के अगले दिन उन अगले प्रश्नों पर विचार किया जा सकता है, उनकी स्वीकार्यता पर विचार किया जा सकता है। खास तौर से आपको ध्यान में यह भी रखना है कि जब आप नोटिस देता है कोई भी सांसद और उसमें एक से अधिक प्रश्न हैं, तो उसमें उनका वरीयता क्रम शामिल करना आवश्यक होता है। यानी किस क्रम में वो प्रश्न पूछे जाएंगे, 1, 2, 3, इस तरह से वरीयता क्रम उसमें शामिल करना होता है। प्रश्न पूछने की सामान्य अवधि क्या होती है, यानी कोई भी प्रश्न पूछने का जो नोटिस दिया जाता है वो नोटिस कितने दिन पहले देना होता है? सामान्य रूप से 15 दिन की अवधि होती है। 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है ताकि मंत्रालय या प्रभारी मंत्री उस पर अपने उत्तर को तैयार कर सके, ये जरूरी होता है। प्रश्न पूछने का माध्यम क्या होता है, किस तरह से सांसद प्रश्न पूछते हैं? माध्यम ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं। ऑनलाइन माध्यम यह होता है कि सभी सांसदों को ऑनलाइन सदस्य एक ऑनलाइन सदस्य पोर्टल होता है। इस ऑनलाइन सदस्य पोर्टल के माध्यम से कोई भी सदस्य का की पहुंच स्थापित करने के लिए किसी भी सदस्य की एक आईडी होती है और एक पासवर्ड होता है। आईडी और पासवर्ड प्रदान किए जाते हैं और इसके माध्यम से यहां अपना प्रश्न लिख करके सदस्य प्रश्न का नोटिस दे सकता है। इसी के संदर्भ में आरोप लगाया गया है महुआ मोइत्रा पर कि यही आईडी और पासवर्ड उन्होंने एक सीईओ, एक कंपनी के सीईओ को उपलब्ध कराए ताकि वो सीधे संसद में प्रश्न पूछ सके, अपना प्रश्न पोस्ट कर सके। दूसरा माध्यम क्या होता है? संसदीय कार्यालय, संसदीय सूचना कार्यालय, संसदीय सूचना कार्यालय का एक प्रिंटेड फॉर्म होता है, प्रिंटेड फॉर्म, इसके माध्यम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जब ये प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इसका अगला चरण यह होता है कि लोकसभा के अध्यक्ष नियमों के तहत इस बात की जांच करते हैं, उनके द्वारा जांच की जाती है नियमों के तहत कि इनको स्वीकार किया जा सकता है, नहीं स्वीकार किया जा सकता, या किसी भाग को या पूरे प्रश्न को स्वीकार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, और उनका ही निर्णय इस पर अंतिम होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि जब वो स्वीकार करते हैं तो उसके लिए भी कुछ नियम निर्धारित हैं, यानी उसके लिए भी कोई शर्तें निर्धारित है कि इन प्रश्नों को कैसा होने पर स्वीकार किया जाएगा और कैसा नहीं होने पर स्वीकार किया जाएगा। और ये नियम भी, इनके स्वीकार होने की जो शर्तें हैं ये भी कुछ नियमों द्वारा शासित होती हैं। जैसे किसी प्रश्न में जो शब्दों की संख्या है वो 150 से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी भी प्रश्न में तर्क प्रश्न जो है वो तर्कों के फॉर्म में, आर्ग्यूमेंटेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए, और मानहानि संबंधी उसमें कथन नहीं होने चाहिए। आप जानते हैं कि अगर कोई प्रश्न तर्कों के फॉर्म में होगा तो उस प्रश्न को, उसका उत्तर बनाने के लिए, क्योंकि प्रश्न का रूप नहीं रह जाता, प्रश्न का रूप अगर तर्कों के रूप में होगा तो फिर वो बहस के रूप में परिवर्तित हो जाता है और बहस के लिए अलग टाइम निर्धारित होता है। तो प्रश्नों में तर्क शामिल नहीं होने चाहिए, किसी की मानहानि संबंधी कथन नहीं होने चाहिए, और किसी भी प्रभारी मंत्री से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी से अलग किसी व्यक्ति के चरित्र या आचरण का उसमें उल्लेख नहीं होना चाहिए। साथ ही नीति संबंधी जो व्यापक मुद्दे हैं जो किसी भी उत्तर के सीमित दायरे में नहीं आ सकते, वो व्यापक मुद्दे भी इन प्रश्नों के अंतर्गत नहीं पूछे जा सकते। इस बात का ध्यान में रखना आपके लिए जरूरी है कि जब भी लोकसभा का समय, किसी भी सत्र में जो दिन अवधि होती है वो सबसे पहले 11 बजे से जब शुरुआत होती है तो 11 बजे से 12 नून का जो टाइम होता है 1 घंटे का, ये प्रश्नकाल कहलाता है, और इसी प्रश्नकाल के दौरान ये प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। तो नीति संबंधी व्यापक मुद्दे इन प्रश्नों के अंतर्गत नहीं होने चाहिए। साथ ही अगर कोई ऐसा विषय है जो किसी अदालत में या किसी न्यायाधिकरण के अधीन है, किसी कानून के तहत गठित किसी किसी जांच समिति के पास है, या किसी संसदीय समिति के पास लंबित विषय है, तो ऐसे विषयों को शामिल नहीं किया जा सकता। साथ ही ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछे जा सकते जो भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले प्रश्न हो। तो ये कुछ शर्तें निर्धारित हैं, इन शर्तों के तहत ही प्रश्नों को पूछा जा सकता है।
अब हम देखते हैं कि इन प्रश्नों को कितने प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य तौर से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं लोकसभा में: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और निजी सदस्यों को संबोधित प्रश्न। तारांकित प्रश्न कैसे होते हैं? ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर प्रभारी मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिए जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न किसी भी सदस्य द्वारा किस संख्या में पूछे जा सकते हैं? एक कार्य दिवस में केवल एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है और इनके लिए जो नोटिस देना पड़ता है वो 15 दिन की अवधि के लिए देना पड़ता है। 15 दिन का नोटिस, ताकि प्रभारी मंत्री उस पर अपने उत्तर तैयार कर सके। 15 दिन के लिए इसका नोटिस देना होता है और इस पर पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। मतलब इसका जब उत्तर मौखिक रूप से प्राप्त हो जाएगा सदस्य को, तो उसके बाद एक पूरक, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। एक कार्य दिवस में इस तरह के 20 क्वेश्चन को ही लिस्ट किया जा सकता है। 20 प्रश्न को ही लिस्ट किया जा सकता है, सूचीबद्ध किया जा सकता है। अतारांकित प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं। लिखित रूप में इनका नोटिस भी 15 दिन पहले दिया जाता है और इनके बाद जब इनका उत्तर मिल जाता है तो इन पर अनुवर्ती प्रश्न यानी फॉलो अप प्रश्न नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये लिखित रूप में दिए जाते हैं। तो इनकी जो संख्या है वो एक दिन में 230 प्रश्न लिस्ट किए जा सकते हैं उत्तर देने के लिए। इसी तरह से किसी भी अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर प्रश्न पूछने के लिए अल्प सूचना प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ये प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों पर सामान्य तौर से जो इनके उत्तर दिए जाते हैं, क्योंकि ये अल्प सूचना प्रश्न है, इसका मतलब क्या है कि 10 दिन से कम किसके नोटिस पर इन्हें पूछा जा सकता है। 10 दिन की अवधि से कम के नोटिस पर इन्हें पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें अल्प सूचना का कारण प्रस्तुत करना पड़ता है। इनके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं और जब मौखिक रूप से दिए जाते हैं तो इन पर सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकता है, यानी सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ सकता है। निजी सदस्यों को संबोधित प्रश्न कैसे होते हैं? ऐसे सदस्यों को संबोधित प्रश्न जो कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होते, जो मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते, जो सदस्य मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते, उन्हें सामान्य रूप से निजी सदस्यों के रूप में संबोधित किया जाता है। अगर कोई भी ऐसा विषय है जो किसी विधेयक से संबंधित है या किसी संकल्प से संबंधित है या किसी सदन के व्यवसाय से, बिजनेस ऑफ द हाउस से संबंधित है और इनका संबंध किसी खास सांसद की जिम्मेदारी, जवाबदेही को तय करने से संबंधित है, तो इस सांसद से निजी सदस्यों को संबोधित प्रश्न के माध्यम से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सामान्य रूप से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं लोकसभा में। अब हम देखते हैं कि वास्तव में इन प्रश्नों को पूछने की महत्ता क्या है। किसी भी लोकतंत्र में किसी भी संस्था का निरंकुश नहीं होना चाहिए, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि संस्थाओं के पास ऐसे डिवाइसेस हों, ऐसे उपक्रम हों, ऐसे उपकरण हों जिसके माध्यम से वो जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें। ये ऐसा ही एक उपकरण है कि जिसमें सांसद सदस्यों द्वारा, विधायिका द्वारा संसद सदस्यों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है, यानी विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर अंकुश का एक उपकरण है। साथ ही सांसदों का एक अंतर्निहित और मुक्त अधिकार है, इसका मतलब है इनहेरेंट और अनफेटर्ड अधिकार है। किसी भी अपने, क्योंकि वे अपने क्षेत्र से चुन करके आते हैं, तो किसी भी मुद्दे पर उनकी ये अधिकार बनता है कि वो जानकारी हासिल कर सके और संबंधित मंत्रालय की जवाबदेही सुनिश्चित कर सके। सरकारी गतिविधियों एवं प्रशासन पर जानकारी और सूचना प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो तारांकित प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं, उन प्रश्नों के जब उत्तर प्राप्त होते हैं तो उस मुद्दे पर न केवल सरकार के विचारों का पता चलता है, बल्कि बड़े सरकार का उस मुद्दे पर नीतिगत रुख क्या है, नीतिगत झुकाव क्या है, उसका भी पता चलता है। वहीं लिखित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न जिनके उत्तर लिखित रूप में प्राप्त होता है, उससे महत्वपूर्ण डेटा और सूचना प्राप्त होते हैं। तो सरकारी गतिविधियों में प्रशासन पर जानकारी और सूचना का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। सरकारी नीतियों की, योजनाओं की आलोचना का माध्यम होते हैं। सरकार की खामियों को उसके सामने रखते हैं प्रश्नों के माध्यम से, जिससे विभिन्न प्रभारी मंत्रियों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो उन खामियों को दूर कर सके, खामियों को दूर उठाने के लिए कदम उठा सके और प्रशासन को ठोस रूप प्रदान कर सके, बेहतर स्वरूप प्रदान कर सके। इसके अलावा ये प्रश्न
सरकार के लिए भी एक आईना होते हैं कि उसके विभिन्न नीतियों और प्रशासनिक कदमों पर जनता किस प्रकार से सोच रही है, तो उसके लिए भी एक माध्यम बनते हैं। साथ ही कई बार क्या है कि प्रश्न कई तरह के संसदीय संसदीय आयोग या किसी प्रकार के जांच न्यायाधिकरण या अधिकरण या किसी भी कानून को अधिनियमित करने का माध्यम भी बन जाते हैं। तो इन सारे रूपों के अंतर्गत किसी भी लोकतंत्र में प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, महत्वपूर्ण उपक्रम होता है किसी भी कार्यपालिका पर अंकुश रखने का, कि वो एक बिल्कुल मुक्त रूप से काम ना कर सके बल्कि लोकतांत्रिक पद्धतियों के आधार पर आगे बढ़ सके। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? लोकसभा में प्रश्न लोकसभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों का उत्तर किस रूप में दिया जाता है? आपको यह बताना है कि तारांकित जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर किस रूप में दिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं मौखिक, लिखित, मौखिक एवं लिखित दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।